अब जबकि हमें इसे दोबारा अल्टर करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। और अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और इसलिए बड़ी बनाई है। अब अगर मैं यहाँ पे सोर्स नोड लेता हूँ, तो सोर्स नोड मैंने ले ली है अगेन ए को, और बाकी तमाम जितनी भी नोड्स हैं वो सारी इन्फिनिटी पर होंगी। अब जब सब इन्फिनिटी पर होंगी तो ये भी एक डायरेक्टेड ग्राफ है, और मेरे पास जो एजेस आ रहे हैं वो ए से बी तक, ए से सी तक, और फिर बी का जो एज है, फिर मैंने ले लिया है सी से बी तक। आप कोई भी एज किसी भी वक्त ले सकते हैं। और जब बी पे पहुंचते हैं तो बी से डी तक एक एज है, और एक है बी से एच तक, बी से डी तक और बी से एच तक। उसके बाद डी पे कोई एज नहीं है। उसके बाद बारी आ जाती है एच पे, मैं पहुंच गया हूँ तो एच से ई तक, एच से ई तक, और ई का जो एज है वो ई से एफ तक है। और एफ के बाद है एफ से डी तक और एफ से जी तक, एफ से जी तक और एफ से डी तक। और जब जी पे पहुंच गया हूँ, क्योंकि डी से तो कोई नोड आउटपुट है नहीं, तो जब मैं जी पे पहुंच गया हूँ तो जी से एक जा रहा है जी एच पे, एक जा रहा है जी बी पे, और एक नोड जा रही है जी ई पे। तमाम का वेट गिवन है। कुछ नेगेटिव वेट्स हैं, कुछ पॉजिटिव वेट्स हैं। तो स्टार्ट अब अगर मैं फाइंड करूंगा ए से सी तक या ए से बी तक, तो 0+4 = 4, तो इन्फिनिटी की जगह ले लेगा 4, और 0+3 = 3, यहाँ भी 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद, अब जब मैं जाता हूँ सी से बी के वाले नोड पे, तो 3 - 2 जो है 1 होता है, और ये 4 से छोटा है, तो ऑब्वियसली 4 भी चेंज हो जाएगा। 4 दोबारा चेंज हो गया। 4 यानी बी का जो वेट है वो दोबारा चेंज हो गया। अब बी को हम सॉल्व करेंगे डी के लिए, तो अब इसका वेट है 1, 1 + 10 = 11, तो डी हो जाएगा 11। अब बी से एच के लिए इसका वेट है 1 और इसका वेट है -4, तो 1 - 4 ये हो जाएगा -3। अच्छा, बी से एच के बाद बारी आती है एच से ई की, तो -3 + 2, इससे 1 होना चाहिए, -1 होना चाहिए, क्योंकि -3 माइनस जो है वो बड़ी वैल्यू है। इसके बाद है ई से एफ, -1 + 11, तो ये इन्फिनिटी चेंज हो जाएगा 10 में। और ई एफ के बाद आती है बारी एफ जी की, तो 10 - 7 ये इट मस्ट शुड बी 3, 3 हो गया। और जी से एच तक 3 + 8 11, लेकिन 11 - 3 से बड़ा है तो ये चेंज नहीं होगा। इसके बाद है जी से बी तक, तो 3 - 1 2, 2 भी 1 से बड़ा है तो ये चेंज नहीं होगा। इसके बाद बारी है जी से ई तक, 3 - 2 1, ये भी -1 से बड़ा है तो ये भी चेंज नहीं होगा। अब आते हैं सेकेंड आइट्रेशन पे। तो फर्स्ट आइट्रेशन क्योंकि हो चुका, सेकेंड आइट्रेशन पे आते हैं, देखते हैं कितना चेंज होता है और क्या कुछ बदलता है। जब मैं ए से बी तक सॉल्व करता हूँ, 0+4 अगेन 4, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 1 है जो कि छोटा है तो ये चेंज नहीं होगा। 0+3 3, ऑलरेडी 3 मौजूद है। सी से बी तक 3 - 2 1, ऑलरेडी 1 है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बी से डी तक 1 + 10 11, ठीक है, बिल्कुल 11। और बी से एच तक 1 - 4 -3, इसे भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर -3 + 2 -1, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। -1 + 11 10, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 10 - 7 3, इसे भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 10 + 5 15, ये ऑलरेडी 11 था तो इसे भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब जी पे पहुंच गए तो जी के बाद है 3 - 2 -1, छोटा है, और 3 - 2 1 होता है, तो 1 बड़ा है -1 से, तो -1 को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 3 - 1 2, और 1 ऑलरेडी वहाँ छोटा मौजूद है, वो भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें और ज़्यादा आइट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेकेंड आइट्रेशन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और अगर चेंज होता और कंटिन्यूसली चेंज होता रहता, तो हमने कितनी आइट्रेशंस करनी थी? हमने करनी थी n - 1 आइट्रेशंस, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वर्टेक्स हैं, तो हमने 7 आइट्रेशंस करनी थी। हम 7 आइट्रेशंस करते
तो हमें एक्चुअल रिजल्ट मिल जाता। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट आइट्रेशन के बाद जब हमने सेकंड की तो हमें पता चला कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही, तो यही मैक्सिमम आइट्रेशन है और बेस्ट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है कि यहाँ आइट्रेशंस कितनी होंगी, यहाँ भी आइट्रेशन 3 होंगी और यहाँ नेगेटिव वेट थोड़ा बड़ा ले लिया है, तो इसमें जो एजेस हैं वो ए से बी तक, ए से डी एंड देन बी टू सी, देन सी टू डी एंड देन डी टू बी, ये तमाम एजेस हैं। इन एजेस को सॉल्व करते हैं। यहाँ अगेन मैंने फिर इस एग्जांपल में जो सेंटर लिया, जो रूट नोट लिया, जो सोर्स लिया है वो ए को लिया, तो ए हो गया 0, 0 प्लस 6, तो ए बी ये हो जाएगा 6। ए बी के बाद बारी है ए डी की, तो 0 माइनस 1 ये हो जाएगा -1। इसके बाद ए बी ए डी हो गया, इसके बाद बारी आती है बी सी की, तो 6 प्लस 4 10, तो इन्फिनिटी से छोटा है तो इन्फिनिटी ऑब्वियसली चेंज होगा। इसके बाद सी टू डी, 10 प्लस 4 14, 14 और यहाँ -1 है तो इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 14 से बहुत छोटा है। इसके बाद बारी आती है डी बी की, -1 इंटू माइनस, ये हो गया -11 जो कि 6 से बहुत छोटा है, तो इसे हमने कर दिया चेंज। अब तमाम एजेस को हमने कर लिया है सॉल्व, तो ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन हो गई है। सेकेंड आइट्रेशन की तरफ चलते। सेकेंड आइट्रेशन में 0 से 6, लेकिन वो -11 से जो है बहुत बड़ा है, तो -11 को हम चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद ए डी पे आ जाएं, 0 -1 ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आ जाएं बी सी पे, बी है -11 और पाथ है 4, तो 4 -11 -7। सी 10 पर है तो -7 छोटा है तो ऑब्वियसली वो चेंज होगा, -7 पे चेंज कर लिया। अब सी से डी की तरफ मूव करते हैं, तो -7 प्लस 4 हो जाएगा -3, तो -3 -1 से छोटा है तो ऑब्वियसली ये भी चेंज होगा। ये जब चेंज हो गया है तो अब -3, अब हम जा रहे हैं डी बी की तरफ, तो -3 इंटू प्लस -3 प्लस -10, तो ये हो जाएगा -13 जो कि -11 से छोटा है, तो इसे भी चेंज करना पड़ेगा। ये हो गई हमारी सेकेंड आइट्रेशन। सेकेंड आइट्रेशन में क्योंकि काफ़ी कुछ चेंज हुआ है तो हम थर्ड आइट्रेशन की तरफ बढ़ेंगे और हमें मैक्सिमम कितनी आइट्रेशन करनी है, हमें मैक्सिमम 3 आइट्रेशन करनी है। जब हम तीसरी आइट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ क्या है, 0 प्लस 6 नहीं आएगा, -13 एज इट इज़ रहेगा, 0 -1 लेकिन वहाँ -3 मौजूद है तो वो भी एज इट इज़ रहेगा। अब -13 प्लस 4 यानी -9, तो वो छोटा है -7 से, तो वो चेंज हो जाएगा -9। अब -9 प्लस 4 -5 होता है, और जो कि -3 से छोटा है, -5 छोटा है तो -5 आ जाएगा। और जब हम डी से बी की तरफ मूव करेंगे तो -5 -10 ये होता है -15 जो कि -13 से छोटा है, तो इसे भी चेंज करना पड़ेगा। ये हमारी तीसरी आइट्रेशन हो गई है। लेकिन सिर्फ चेक करने के लिए मैं फोर्थ आइट्रेशन भी करता हूँ। असूलन आप बेलमैन फोर्ड कहता है कि 3 आइट्रेशन के बाद आपने कोई आइट्रेशन नहीं करनी है, n-1 आइट्रेशन के बाद आपने आइट्रेशन नहीं करनी। अगर मैं चौथी आइट्रेशन करता हूँ तो 0 प्लस 6 -15 ही रहेगा, 0 -1 -5 ही वहाँ रहेगा, -15 प्लस 4 ये हो जाएगा -11, -11 प्लस 4 ये हो जाएगा -7, -7 -10 ये हो जाएगा -17। तो ये फोर्थ आइट्रेशन में भी चेंज हो। तो जो चीज़ उसके जो आपको लेकर आना वो ये है कि आइट्रेशन इस तरह चेंज होती रहेंगी, और हमें मैक्सिमम आइट्रेशन करनी है n-1 तक। लेकिन ये फोर्थ में क्यों चेंज हुआ है, ये फोर्थ में इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि यहाँ बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम में एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है कि जब भी किसी सर्कल की कॉस्ट नेगेटिव हो जाएगी, जब भी किसी सर्कल की कॉस्ट नेगेटिव हो जाएगी, सर्कल की कॉस्ट क्या है, बी सी और डी की कॉस्ट क्या है, ये 4 प्लस 4 8, 8 -10 -2। जब भी किसी सर्कल की साइकिल की कॉस्ट नेगेटिव हो जाएगी, यानी नेगेटिव साइकिल किसी ग्राफ में मौजूद रहेगा, तो वो आप बेलमैन फोर्ड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये एक्चुअली असूलन सबसे पहले हमें चेक करना है क्या नेगेटिव साइकिल मौजूद है या नहीं है। अगर नेगेटिव साइकिल मौजूद होगा किसी भी ग्राफ में, वो हम बेलमैन फोर्ड से नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि ये कंटिन्यूसली इसी तरह चलता चला जाएगा। फोर्थ आइट्रेशन भी हमने कर ली थी, ये नहीं होगा ऐसा। और
हमने सबसे पहले चेक ये करना है कि नेगेटिव साइकिल ना हो। बाकी आपने हमने देखा कि जो पालमन फोर्ड है वो नेगेटिव साइकिल में काम नहीं करता है, और जब भी नेगेटिव साइकिल मौजूद होगा किसी भी ग्राफ में वो बालमन फोर्ड के ज़रिए सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि बालमन फोर्ड में क्या नेगेटिव साइकिल मौजूद है या नहीं है, और उसके बाद हमने उसे सॉल्व करना है। अगर तो नेगेटिव साइकिल मौजूद ना हो तो उसे n-1 आइट्रेशन तक करें। अगर नेगेटिव साइकिल मौजूद है तो सिंपली लिख दें कि वो बालमन फोर्ड सॉल्व नहीं होगा। थैंक यू।